नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। एक दिन का फिर से गैप हो गया, मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो यूं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ जो है वो यूट्यूब पर स्टोरीज़ लोड होने में आ रही है। इसकी वजह से क्राइम तक की स्टोरीज़ का भी जो फ्लो है वो थोड़ा सा बाधित हुआ है। और मैं पूरी तैयारी के साथ था, मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई और इस वजह से थोड़ा सा ये जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिले चल रहा है। बहरहाल ये मेरी ओर से सफाई थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊं, क्योंकि अक्सर आप लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। और ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, ये बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली कहानी है। बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग। इस तरह के केसेस कम होते हैं और जब होते हैं तो लोग सुनते हैं, हैरान होते हैं और दुखी भी होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला आगरा का है। आगरा में एक जगह है बरहन, और बरहन में एक और लोकेलिटी है जिसका नाम है आवल खेड़ा। इस आवल खेड़ा में दो भाई मिलकर एक कैफ़े चलाया करते थे। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें मिलती थी और एक फूड जॉइंट था छोटा सा। इन दोनों भाइयों के नाम हैं मुकेश चौहान और पुनीत सिसोदिया। ये दोनों भाई जो हैं आपस में रिश्ते में ममेरे और फुफेरे भाई हैं। दोनों यंग हैं, नौजवान लड़के, और दोनों का ये वेंचर है। और जो आगरा का यूथ है, जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनकी अच्छी खासी फुटफॉल इस कैफ़े में है। लोग यहाँ आना पसंद भी करते हैं। तो हुआ यूं कि पिछले 19 दिसंबर को, यानी 19 दिसंबर 2025 को, कैफ़े चलाने वाले दो भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम पुनीत सिसोदिया है, वो अपना काम काज निपटा कर बाइक पर अपने घर लौट रहा था। बेसिकली पुनीत जो है वो पास में ही एक गांव है गोवल, उस गोवल गांव में अपने कैफ़े के दो एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करने के लिए गया था। बाइक पर ही उसने दोनों एम्प्लॉयज़ को गोवल गांव में ड्रॉप किया और उसके बाद उन्हें ड्रॉप करने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो घर लौटा ही नहीं। घर वालों ने जब उसकी तलाश शुरू की, जब ढूंढना शुरू किया, तो उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। परेशान घर वालों ने पुलिस का भी रुख किया और ख़ुद भी जो है उस रूट पर पुनीत को ढूंढने और उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू की। और इस कोशिश में उन्हें जो मंज़र दिखा वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही दुखद था। उन्होंने देखा कि गोवल के रास्ते में एक अंडरपास पड़ता है, उस अंडरपास के नीचे पुनीत जो है वो मृत पड़ा है और पास में ही उसकी बाइक भी पड़ी है और साथ ही पड़ा हुआ है उसका टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन। पहली नज़र में ही इस मंज़र को देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो उस अंडरपास के आसपास, अंडरपास के नीचे किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है जिसमें उसकी जान चली गई है। घर वाले ये सब देखकर सदमे में आ जाते हैं। कोई भी सदमे में आ जाएगा जिसके घर का जवान बेटा मर जाए। आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। चीख पुकार मच जाती है, लोग मातम और गम में डूब जाते हैं और इसी के साथ लोग इसके बारे में पुलिस को बताते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये कहा जाता है शुरुआती तफ्तीश में कि उस लड़के को किसी स्विफ्ट कार ने, तेज़ रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मारी और फिर वहाँ से वो कार जो है वो वैनिश हो गई। कार चालक उसको हिट करके वहाँ से भाग गए। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह की बात सामने आई और पुलिस भी ये मानकर चल रही थी। लेकिन घर वालों ने जब पुनीत सिसोदिया यानी अपने बेटे की बॉडी को बहुत बारीकी से देखा तो उन्हें कुछ ऐसे साइंस, ऐसे मार्क्स नज़र आए जिसे देखने के बाद घर वालों को लगने लगा कि ये मामला जो है वो रोड एक्सीडेंट का नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जब रोड एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ होती है तो इंसान के शरीर में जो है वो ब्रशेस लगे हुए होते हैं, यानी खरोंच होते हैं। कहीं ज़मीन पर गिरने से, पथरीली ज़मीन पर गिरने से, घिसटने से जिस तरह के मार्क्स होने चाहिए वैसे मार्क्स होते हैं। लेकिन यहाँ पुनीत के सिर और शरीर के दूसरे जो वाइटल पार्ट है वहाँ पर भारी चीज़ से हमला किए जाने के निशान नज़र आ रहे थे, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि पुनीत की मौत जो है वो नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि साजिशन किसी ने प्लान करके उसकी हत्या की है और उसे भारी चीज़ों से, लाठी डंडे या रॉड जैसी चीज़ों से वार करके मारा गया है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग और बहुत
तकलीफदेह बात थी। मौत तो अपने आप में दुखद है, लेकिन एक्सीडेंट अगर हो तो इंसान अपने आप को दिलासा भी दे लेता है कि भाई ऊपर वाले के आगे या कुदरत के आगे किसका जोर चला है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अगर पता चले कि बेटे की हत्या हो गई है तो फिर आदमी खुद को दिलासा भी नहीं दे पाता। तो पुनीत का जो परिवार है वो अपने आप को दिलासा भी नहीं दे पा रहा था। उन्होंने पुलिस से कहा कि इस मामले की आप बहुत गहन जांच कीजिए और हमें पूरा यकीन है कि पुनीत की हत्या की गई है, क्योंकि जिस तरह के चोट उसके शरीर में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ा गया है, वो देखने से क्लियर कट लग रहा है कि ये मामला मर्डर का है। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुलिस भी नोटिस कर रही थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बेशक पुलिस को लगा हो कि मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन पुलिस भी ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। तो पुलिस को लगने लगा कि हाँ, घर वाले भी कह रहे हैं। तो पुलिस ने घर वालों से पूछा कि क्या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी, कोई लेना देना, आपके परिवार की किसी से दुश्मनी। तो पुलिस को इस एंगल को एक्सप्लोर करने पर पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि पुनीत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही पुनीत के परिवार वालों की किसी से कोई रंजिश थी। ऐसे में पुलिस सोच में पड़ गई कि आखिर पुनीत का कत्ल क्यों हुआ होगा। लेकिन चूंकि घर वाले शक जता रहे थे और चोट इस तरफ इशारा कर रहे थे, इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी इस बात के संकेत मिले कि उसके चीज़ पर किसी भारी चीज़ से, माफ़ कीजिएगा, उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है। तो पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला मर्डर का ही है और अब पुलिस ने 100% इस मामले को मर्डर के एंगल से ही एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पुलिस ने तय किया कि वो जो अंडरपास है उसके इर्द गिर्द लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे और उस रूट को ट्रैक करने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों की पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने जांच शुरू की और जब जांच शुरू की तो वही बात छन छन कर सामने आने लगी जिसमें मर्डर की थ्योरी जो है वो क्लियर हो रही थी। एक्सीडेंट वाली थ्योरी जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई ऐसी स्विफ्ट कार एक्सीडेंट के बाद उधर से जाते आते हुए पुलिस को नज़र नहीं आई। लेकिन ये जो पुनीत है वो बाइक पर जाता हुआ आता हुआ ज़रूर नज़र आया। पुनीत बाइक राइड कर रहा था खुद ही और उसने अपने चेहरे पर मफलर या स्कार्फ जो भी कहें वो उसने बांध रखा था। ये सारी चीज़ें विजिबल थी, दिख रही थी। इसके साथ ही पुलिस को कुछ और संदिग्ध लोग भी सीसीटीवी कैमरों में नज़र आए। अब पुलिस को यकीन हो गया कि अगर उसी टाइम फ्रेम में जिस वक्त ये सस्पेक्टेड इंसिडेंट हुआ है मर्डर का, अगर कुछ और लोग भी उस तरफ आते जाते हुए दिख रहे हैं और पुनीत उसके बाद अंडरपास के आगे वाला जो रूट है उसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इन लोगों ने ज़रूर पुनीत पर हमला किया होगा और उसकी जान ली होगी। अब पुलिस जो है पूरी ताकत लगा देती है उन लोगों की पहचान करने में जिन लोगों ने पुनीत पर वार किया था, पुनीत पर हमला किया था। अब जब पुलिस ये एक्सरसाइज करती है तो सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी जुटाती है, यानी अपने मुखबिरों की और उस रूट के कुछ चश्मदीदों से बातचीत करती है और इस तरह से चारों तरफ से प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद पुलिस एक आदमी को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाती है और इस आदमी का नाम है भानु प्रताप। भानु प्रताप को पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। शुरू में वो झूठ बोलता है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस बहुत सख्ती से उससे पेश आती है तो वो ये मान लेता है कि हाँ, उसने ही पुनीत का कत्ल किया है और साथ ही वो ये भी बताता है कि इस कत्ल में वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ उसका बेटा अनुज और उनके 2 कर्मचारी मोहित और अनिरुद्ध ये भी शामिल हैं। अब ये जो जानकारी थी ये एक तरह से इस पूरे केस की मिस्ट्री को सॉल्व करके रख देती है। ये पता चल जाता है कि पुनीत का मर्डर ही हुआ है और मर्डरर जो है वो पकड़े जाते हैं। पहले भानु प्रताप, फिर अनुज, मोहित, अनिरुद्ध, ये सारे पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है, मर्डर की बात तो क्लियर हो गई, लेकिन जब पुलिस मोटिव को लेकर पूछताछ करती है तो ये जो कुछ बताते हैं उसे सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है और वो आपको भी हैरान करेगी। वो बात यह है कि इन लोगों ने जिस पुनीत का कत्ल किया, ये उस लड़के का, पुनीत का कत्ल करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो कत्ल किसी और का करना चाहते थे। उन्होंने धोखे में पुनीत का कत्ल कर दिया। 19 दिसंबर को जब ये घात लगाकर वहां से अपने शिकार के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, अपने टारगेट के गुजरने का इंतजार कर रहे थे, तब पुनीत बाइक पर आया। उसने चेहरे पर स्कार्फ लगा रखा था, मास्क लगा रखा था। इनको लगा कि उनका टारगेट आ गया। इन्होंने आओ देखा ना ताओ उसका रास्ता रोका और उस पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। छटपटाता बिलबिलाता हुआ पुनीत वहीं गिरा, बेहोश हो गया
और मार मार कर उसने उस नौजवान लड़के की जान ले ली, इन चारों ने। लेकिन जब जान ले ली, इसी कत्ल की अफरा तफरी में उसके चेहरे से वो मफलर हट गया, और जब मफलर हटा तो चेहरा जो है वो सामने आ गया। जैसे ही चेहरा सामने आया तो फिर जो कत्ल करने वाले लोग थे, कातिल थे, वो देखकर सकते में आ गए, वो हैरान रह गए। उनमें जो अनुज है यानी बेटा, उसने अपने पिता को कहा, पापा हमने तो गलत आदमी को मार दिया, ये तो वो नहीं है जिसे हम मारना चाहते थे, ये तो पुनीत है। ये सुनते ही जो है चारों, मतलब एक तो बता रहा था, बाकी तीनों जो सुनने वाले थे वो भी जो है हैरान हो गए। एक तो उन्होंने कत्ल किया, इतना बड़ा गुनाह, और वो भी कत्ल करने के बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने गलत आदमी को मार दिया। तो आप सोचिए कि इनकी हालत क्या हुई। एक बेगुनाह को मारने का, कत्ल करने का अफसोस इनको भी था। हालांकि इनके इस अफसोस के कोई मायने नहीं है, क्योंकि है तो ये कातिल, लेकिन ह्यूमन इमोशन उनके अंदर भी होंगे। तो इनको भी लगा कि यार ये क्या हो गया, बहुत गलत हो गया। तो खैर, अब सवाल ये है कि इन्होंने अगर पुनीत की हत्या नहीं करनी थी, अगर इनको पुनीत का कत्ल नहीं करना था, तो किसे मारना था। तो जब इनसे पुलिस ने वो पूछा तो जवाब मिला पुनीत के भाई मुकेश चौहान को। मैंने आपको बताया था कि पुनीत और मुकेश जो है वो आपस में ममेरे फुफेरे भाई हैं और दोनों मिलकर कैफ़े चलाते हैं। तो पुनीत सिसोदिया का कत्ल हो गया। कत्ल होना था, या कत्ल की प्लानिंग जो इन लोगों ने की थी, मुकेश चौहान के कत्ल की प्लानिंग की थी। असल में भानु प्रताप ने पुलिस को ये बताया है कि मुकेश जो है उनके घर की एक लड़की को लगातार कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स के रेफरेंस से, उसके हवाले से ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसी लड़की जिसकी शादी के 2 साल हो चुके हैं, और ये मुकेश चौहान उसका पीछा कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे डरा रहा था, और जो लड़की थी उसका परिवार टूटने के कगार पर आ गया था, क्योंकि पति और घर के दूसरे लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में जान गए थे, और वो जो है किसी तरह से भानु प्रताप जो है इन चीज़ों को मैनेज कर रहा था और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुकेश जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार जो है उस परिवार की, जो कातिल लोग हैं उनके परिवार की लड़की को जो है वो टारगेट करके उनको ब्लैकमेल कर रहा था, उस लड़की को। ऐसे में इन लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि वो मुकेश की हत्या कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। प्लानिंग के तहत उन्होंने कई दिनों तक मुकेश चौहान की रेकी की, ये पता किया कि वो कैफ़े से कब निकलता है और कब वापस अपने कैफ़े आता है, घर कब जाता है, कौन सी बाइक से चलता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, सारी चीज़ें। भानु प्रताप और अनुज तो खैर उसको पहचानते थे, ये मोहित और अनिरुद्ध जो है वो शुरू से नहीं पहचानते थे, लेकिन इन लोगों को भी आइडेंटिफाई कराया, रेकी करने के क्रम में उसकी पहचान कराई। मगर इत्तेफाक कहें, किस्मत कहें, दुर्भाग्य कहें, उस दिन हुआ ये कि मुकेश की बाइक लेकर पुनीत चौहान जो भाई है वो कैफ़े से निकला और उसने अपने 2 एम्प्लॉयज़ को गोवल गांव में ड्रॉप करने के लिए वो चला गया। अब चूंकि बाइक मुकेश की थी, डील डॉल पुनीत और मुकेश दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो पुनीत जब मुकेश की बाइक लेकर निकला तो इनको लगा कि ये मुकेश ही है, और 2 लोग पीछे भी थे। गांव में जब उन दोनों एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप करके ये अकेला लौट रहा था तो इसने अपने चेहरे पर मफलर भी बांध रखी थी। ऐसे में उसको आइडेंटिफाई करना जो है, क्लियरली आइडेंटिफाई करना कातिलों के लिए मुमकिन नहीं हुआ, और सिर्फ अपने भाई की बाइक लेकर जाने का एक जो कोइंसिडेंस है, एक जो संयोग है, उस संयोग की वजह से इन कातिलों ने पुनीत को मुकेश चौहान समझकर टारगेट कर लिया और उसकी हत्या कर दी। यानी ये एक क्लियर कट मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। कई बार ऐसा लगता है कि क्या कोई गलती से भी किसी की जान ले सकता है? होशो हवास में तो ले सकता है कि इसे मारना है, लेकिन मारना किसी को और किसी और को मार दे, इस तरह की चीज़ें सुनने को कम मिलती हैं। लेकिन ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि इंसान से गलती किसी भी मामले में हो सकती है, और कत्ल करने जैसे गंभीर मामले में भी वो इस तरह की गलती कर सकता है। तो खैर, फिलहाल कत्ल के इल्ज़ाम में भानु प्रताप, मोहित, अनिरुद्ध और अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश चौहान जो है उसी ने अपने भाई की मौत पर कत्ल की तहरीर दी है, कंप्लेन दी है, और इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और किस्मत देखिए कि पुनीत एक बेगुनाह बेकसूर लड़का जिसका इस पूरे अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, वो कातिलों के हाथों घिरकर बेमौत मारा जाता है।
इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंस एक दिन स्टोरी में गैप हो गया था तो अभी तक जो स्टोरी है वो आप लोगों के पास पहुंची नहीं होगी। अब जो स्टोरी आप सुनेंगे उस स्टोरी पर प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फिर कमेंट्स और आपके सवालों का जवाब देने का सिलसिला यूं ही आगे चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।